हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंजीनियर्स वाला। आज हम लोग देखेंगे किस तरह से आपकी सीबीटी 2 की क्या स्ट्रैटेजी रहनी चाहिए, 45 डेज का क्या कंप्लीट रोड मैप आप लोगों को फॉलो करना है, क्या सिलेबस है और प्रीवियस ईयर में क्या वेटेज आ रहा है इस पर्टिकुलर एग्जाम के अंदर, और क्या क्या सिलेबस, क्या मतलब कौन कौन से टॉपिक्स हमारे पास जो है वो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, या कौन कौन से सब्जेक्ट्स हमारे पास इंपॉर्टेंट हैं। स्पेसिफिकली मैं सिविल इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स की यहां पर बात कर रहा हूं। ठीक है, तो एसएससी जेईई हो जाते हैं इस मेंस 45 डेज रोड मैप फॉर सिविल इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स क्या रहने वाला है और किस किस तरीके से आपको अप्रोच करना है। सबसे पहले आपको पीडब्ल्यू यशवंत सर टेलीग्राम चैनल को फॉलो कर लेना। यहां पर इसी तरह के इंटरेस्टिंग अपडेट्स में शेयर करता रहता हूं, और भी हम 1-to-1 गाइडेंस और इंटरेक्शन के लिए इस टेलीग्राम चैनल पर हम लोग कनेक्टेड रहते हैं। ठीक है, तो यहां पर आप लोग कनेक्ट कर लेना है पीडब्ल्यू यशवंत सर को। अब देखो, एसएससी जेईई 2023 का जो पैटर्न है, मेंस का एग्जाम पैटर्न है, सबको आप लोगों को पता है, अब वाकिफ हो इस चीज से कि पैटर्न चेंज हुआ है और सीबीटी के फॉर्म में अब एग्जाम भी कंडक्ट होने वाला है। एक बार इसकी अगर स्ट्रैटेजी की हम लोग बात कर रहे हैं तो हमें समझना पड़ेगा कि एग्जाम में किस लेवल के क्वेश्चन आपसे पूछे जा रहे हैं। हमें यह भी समझना पड़ेगा कितना टाइम है आपके पास किसी एक पर्टिकुलर क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, क्योंकि जितना टाइम कोई एग्जामिनेशन अलॉट करता है एक पर्टिकुलर क्वेश्चन, उससे हमें अंदाजा यह लग सकता है कि किस लेवल के क्वेश्चन आपको पूछे जा सकते हैं। क्या सर हमें गेट के 2 मार्क्स के क्वेश्चन को भी सॉल्व करना चाहिए? क्या सर हमें प्रीवियस ईयर एसएससी के मेंस के क्वेश्चंस को भी सॉल्व करना चाहिए? क्या हम ईएससी मेंस के क्वेश्चंस को भी सॉल्व करें, या फिर हमें इन सब को फोकस नहीं करके कुछ ऐसे क्वेश्चंस को फोकस करना है? मतलब इन दी एंड सबके दिमाग में कंफ्यूजन है कि सर हम अप्रोच कैसे करें, क्योंकि एकदम से नया पैटर्न आप लोगों के पास है। तो एक बार पैटर्न समझा देता हूं मैं। एग्जामिनेशन पैटर्न क्या है? टोटल मार्क्स आपका 300 मार्क्स है। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस 100 क्वेश्चंस रहने वाले हैं, मतलब पर क्वेश्चन 3 मार्क्स के रहेंगे। टाइम अलॉटेड आपको जैसा पहले था वैसा ही है, 2 घंटे का टाइम आपको मिलेगा। नेगेटिव मार्किंग 0.33, मतलब हर एक क्वेश्चन पर 1 नंबर आपका कटने वाला है। और टाइम पर क्वेश्चन की बात करें तो लगभग 72 सेकंड्स आपको मिलेंगे। प्रीलिम्स में एसएससी आपको 36 सेकंड देता है क्वेश्चन करने के लिए, वहां पर इसीलिए ज्यादातर क्वेश्चन वैसे होते हैं जो बिना कैलकुलेटर के भी हो जाते हैं, ज्यादातर क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो वन लाइनर भी हो जाते हैं, और ज्यादातर क्वेश्चन स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आपको काफी मिलते हैं, क्योंकि 36 सेकंड में क्वेश्चन को पढ़ के समझ के सॉल्व करना जनरली मुश्किल होता है। कुछ क्वेश्चन हो सकते हैं जल्दी हो जाए, लेकिन कुछ क्वेश्चन टाइम टेकिंग जरूर रहते हैं। तो 36 सेकंड के अंदर वो आपका सीबीटी 1 में जनरली आपको टाइम दिया जाता है, लेकिन यहां पर लगभग उसका डबल टाइम मिलेगा, 72 सेकंड्स आपको मिलने वाले हैं। अब अगर मैं 72 सेकंड्स की बात करूं तो 72 सेकंड्स के अंदर आपसे इतने डिटेल्ड क्वेश्चन, जैसे कि पहले एसएससी मेंस के अंदर क्वेश्चन पूछे जाते थे, या फिर आपके पास गेट के जो 2 मार्क के क्वेश्चंस वगैरह हैं, उतना डिटेल्ड या उतने कैलकुलेटिव क्वेश्चंस आपके नहीं आने वाले हैं। ठीक है, क्योंकि गेट के 2 मार्क के क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के लिए लगभग आपको 2 मिनट से भी ज्यादा का समय लगता है, कभी कभी 3 मिनट से ज्यादा के समय भी लग सकता है। अगर गेट के 2 मार्क्स के क्वेश्चन को, जो कॉन्सेप्चुअल कैलकुलेटिव क्वेश्चन है, उसको सॉल्व करने में लगभग 2 से 3 मिनट का समय भी लग जाता है। उतना टाइम आपको दिया नहीं है यहां पर, तो हर एक पर क्वेश्चन आपको 72 सेकंड दे रखे हैं। अच्छा, इसको आप कंपेयर कर सकते हो, इस वाले पर्टिकुलर डेटा को आप कंपेयर कर सकते हो इंजीनियरिंग सर्विसेज के एग्जामिनेशन से। अगर मैं बात करता हूं इंजीनियरिंग सर्विसेज कि अगर प्रीलिम्स की मैं बात करूं तो आप लोगों को पता है कि इंजीनियरिंग सर्विसेज के प्रीलिम्स में जो पेपर सेकंड होता है, हमारा टेक्निकल पेपर जो हमारे पास रहता है, वो आपका 300 मार्क्स का रहता है। ठीक है, वो हमारा 300 मार्क्स का रहता है, और इस 300 मार्क्स के अंदर लगभग 150 क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते हैं। तो 150 क्वेश्चंस, और यहां पर 150 क्वेश्चंस आप लोगों को करने होते हैं 3 आवर्स में। तो 3 घंटे के अंदर 150 क्वेश्चंस आपको करने हैं। दैट मींस 180 मिनट्स आपको टोटल टाइम यहां पर मिलता है। तो यहां पर भी अगर टाइम पर क्वेश्चंस आप निकालोगे तो 180 डिवाइड बाय 150 लगभग आपके पास 1.2 मिनट्स के आसपास आएगा। मतलब यहां पर भी हमारे पास 72 सेकंड्स इंजीनियरिंग सर्विसेज भी आपको देता है, यूपीएससी भी आपको 72 सेकंड देता है एक क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के लिए, अगर मैं इंजीनियरिंग सर्विसेज की बात कर रहा हूं तो लगभग सिमिलर। और इंजीनियरिंग सर्विसेज का जो प्रीलिम्स का पेपर होता है, टेक्निकल पेपर जो 300 मार्क्स का है, उसके सिमिलर आपको वेटेज या उसके सिमिलर आपको कैलकुलेशंस देखने को मिलती। अब आपको पता है कि इंजीनियरिंग सर्विसेज में कभी कभी कैलकुलेशन कुछ इस तरह की भी आ जाती है कि आपको कैलकुलेटर यूज करना पड़ता है। ऑल्दो इंजीनियरिंग सर्विसेज के प्रीलिम्स में कैलकुलेटर अलाउड नहीं है, लेकिन एसएससी के मेंस में यहां आपके पास कैलकुलेटर भी अलाउड है। तो वो सारी कैलकुलेशन जो आप प्रीलिम्स में कभी अटकते थे कैलकुलेशन करने में, सर ये पावर 3/2 कैसे करेंगे, 5/2 कैसे करेंगे, तब आपके पास कैलकुलेटर अवेलेबल है, तो ऑब्वियसली आपकी कैलकुलेशन कंपैरेटिवली फास्ट होगी। लेकिन लगभग जो लेवल है वो इतना ही रहने वाला है जो इंजीनियरिंग सर्विसेज का पीवाईक्यू है। ठीक है, अब आपके पास समय कितना है? 19 अक्टूबर से 3 दिसंबर, 4 दिसंबर को आपका पेपर है। अप टू 3 दिसंबर अगर माना जाए तो आज से एग्जैक्ट 45 डेज आप लोगों के पास है।
सबसे पहला दिमाग में क्वेश्चन आएगा, सर क्या 45 डेज सफिशिएंट है? आपको ये 45 डेज को ध्यान में रखना है। आपने प्रीलिम्स की जब तैयारी करी है तब उसमें लगभग 6 महीने की तैयारी आप लोगों की है, किसी किसी की 1 साल की तैयारी होगी, तो ये पूरा 1 साल और 45 डेज आपका काउंट होने वाला है यहां पर, क्योंकि जब आप तैयारी करते हो तो CBT 1 और CBT 2 दोनों को माइंड में रख के ही तैयारी करते हो। सिलेबस लगभग सेम है, डिटेल में आप लोगों ने पेड बैचेस के अंदर भी पढ़ा है, तो वहां पर पूरा अब आपका ये सिर्फ 45 डेज जो दिख रहे हैं, ये 45 डेज आपके रिवीजन के दिन है, ये 45 डेज आपके क्वेश्चन प्रैक्टिस का टाइम है। तो क्वेश्चन प्रैक्टिस और रिवीजन के लिए 45 डेज इज मोर देन सफिशिएंट फॉर यू ऑल, ठीक है। और अब आपके कॉन्सेप्ट बिल्डअप हो चुके हैं, CBT 1 आपने अच्छे से प्रिपेयर किया है, उसको बहुत अच्छे से अटेम्प्ट किया है, अब आपका कॉन्फिडेंस भी अच्छे लेवल पर है, तब ये सारी चीजें आपको इन 45 डेज में यूज करनी है अपने प्रीवियस एक्सपीरियंसेस को, और 45 डेज आप लोगों के लिए मोर देन सफिशिएंट रहने वाले हैं अगर आप एक प्रॉपर स्ट्रैटेजी को फॉलो करते चले जाओगे, ठीक है। तो यहां पर 45 डेज की बात करेंगे। सर सिमिलरली अगर मैं सिलेबस की बात करूं तो सिलेबस से मुझे लगता है सारे स्टूडेंट्स को अभी तक लगभग सिलेबस का आइडिया काफी अच्छे से हो चुका है, क्योंकि CBT 1 भी आप लोगों ने अच्छे से दिया है। तो यहां देखो बिल्डिंग मटेरियल के बारे में सिलेबस कंप्लीट मैंने यहां पर लिख दिया आप लोगों के लिए। फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज, ठीक है, लैमिनेट्स, बिटुमेन मटेरियल्स, पेंट्स, वार्निशेस, ये सारी चीजें आपके पास रहती हैं। सिमिलरली एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग का कंप्लीट सिलेबस ये भी मैंने आप लोगों को लिख दिया यहां पर। सर्वेइंग भी एक बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, तो अभी हम सब्जेक्ट वाइज जब वेटेज देखेंगे तब मैं बताऊंगा कि यहां पर इस सिलेबस के अकॉर्डिंग क्या क्या वेटेज आपको देखने को मिला CBT 2 के अंदर, या प्रीवियस जो SSC का मेंस था, SSC का क्या पैटर्न रहा है, कौन से सब्जेक्ट को ज्यादा पूछा गया है। तो एक एक्सपेक्टेड पैटर्न के बारे में हम लोग यहां पर बात कर लेंगे। हो सकता है इस बार सब्जेक्ट वेटेज थोड़ा बहुत चेंज भी हो जाए, लेकिन अप्रोक्सीमेट एक आइडिया होना चाहिए कि SSC कौन से सब्जेक्ट को ज्यादा वेटेज दे रहा है अगर हम मेंस की बात कर रहे हैं तो, ठीक है, क्योंकि सिलेबस लगभग सेम है। देखो सॉइल का सिलेबस भी काफी वास्ट है आप लोगों के लिए यहां पर, ओरिजिन ऑफ सॉइल सब चीजें सेम है, कॉम्पैक्शन, परमिबिलिटी, शियर स्ट्रेंथ, ठीक है, एग्जैक्टली वही सिलेबस है जो अभी सब आप लोगों को पहले से आइडिया है, वही मेंस के लिए सिलेबस यहां पर इंक्लूड किया गया है। सिमिलरली हाइड्रोलिक्स का पोर्शन, इसमें फ्लूइड प्रॉपर्टी, हाइड्रोस्टैटिक्स, मेजरमेंट ऑफ फ्लो, बर्नौलीज थ्योरम एंड इट्स एप्लीकेशन, फ्लो थ्रू पाइप, फ्लो इन ओपन चैनल्स, वियर, फ्लूम, स्पिलवे, पंप्स, टरबाइन, सब कुछ आपको देखने को मिलेगा, मतलब मशीनरी का पार्ट भी यहां पर आपको देखने को मिलेगा। सिमिलरली इरिगेशन और ट्रांसपोर्टेशन, ये जो टॉपिक्स है इरिगेशन और ट्रांसपोर्टेशन के, इसका वेटेज अब मेंस के अंदर बढ़ जाता है। ऑल्दो हमने देखा अभी कि CBT 1 में भी इरिगेशन और हाइड्रोलॉजी के वो कंपैरेटिवली ज्यादा क्वेश्चंस पूछे गए थे। अगर प्रीवियस ईयर्स के अंदर इरिगेशन से मान लो 2 से 2 या 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इस साल हर शिफ्ट के अंदर लगभग 6 से 7 क्वेश्चन पूछे गए थे। तो इरिगेशन को SSC अब थोड़ा ज्यादा वेटेज दे भी रहा है, ठीक है, इरिगेशन, हाइड्रोलॉजी को और ट्रांसपोर्टेशन से जब आपको CBT 1 के अंदर भी काफी न्यूमेरिकल अप्रोच देखने को मिला, तो बहुत चांसेस ये भी हैं कि CBT 2 में भी आपको काफी सारा न्यूमेरिकल डेटा आपको ट्रांसपोर्टेशन से देखने को मिलेगा, ठीक है। एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग से एक सरप्राइज आपको देखने को मिला था CBT 1 के अंदर, क्योंकि जो एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग के पीछे वाले टॉपिक्स थे, ठीक है, जैसे नॉइज पॉल्यूशन हुआ, जैसे आपका सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट हुआ, जैसे सीवेज ट्रीटमेंट वाला टॉपिक्स हुए, वहां से बहुत क्वेश्चंस आपको देखने को मिले। तो यहां आप फिर से एक्सपेक्ट कर सकते हो कि एनवायरमेंट के अंदर वो पार्ट जो अभी तक SSC मेंस के अंदर ज्यादातर टच नहीं किया गया है, वो हो सकता है इस बार भी SSC आप लोगों से पूछ ले, ठीक है। तो एनवायरमेंट के अंदर ये सारी बातें आपको ध्यान रखनी है। अगर मैं स्ट्रक्चरल पार्ट की बात करता हूं तो यहां थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर, इसमें सोम और स्ट्रक्चर्स दोनों को अगर हम मिक्स कर रहे हैं यहां पर, तो देखो सर यहां पर इलास्टिसिटी कांस्टेंट, टाइप्स ऑफ बीम्स, डिटरमिनेट इंडिटरमिनेट बीम्स। अब जब SSC ने CBT 1 के अंदर सोम में सिर्फ SFD और BMD पूछा था, और SSC का मेंस का पैटर्न भी हमेशा से कुछ इस तरह का रहा है कि ज्यादातर ज्यादा आपको SFD BMD का एक क्वेश्चन तो देखने को मिल ही जाता था, ठीक है, 10 से 15 मार्क का एक क्वेश्चन तो आपको देखने को मिल जाता था SSC मेंस के अंदर। तो ये वाली बात आपको ध्यान रखनी है कि अब भी आप शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम से क्वेश्चंस को एक्सपेक्ट कर सकते हो, और इस बार CBT 1 में भी ज्यादातर यही वेटेज आपको देखने को मिला। सिमिलरली सर कंक्रीट टेक्नोलॉजी को अलग से भी दिया गया, उसका वेटेज अलग से हमेशा रहता था। SSC मेंस के अंदर भी लगभग 10 से 15 नंबर का कंक्रीट टेक्नोलॉजी आपको अलग से पूछा जाता है डिस्क्रिप्टिव के अंदर, उसका हम प्रीवियस अभी देखेंगे क्या वेटेज रहा है आपका लगभग। RCC डिजाइन भी एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कभी कभी RCC से 40 मार्क्स के भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, जहां पर डिजाइनिंग के डिटेल्ड क्वेश्चन पूछ लिए जाते थे, क्योंकि पेपर 300 नंबर का था और डिस्क्रिप्टिव पेपर हुआ करता था, तो पर क्वेश्चन 60 मार्क्स के वहां हुआ करते थे। प्रीवियस ईयर की अगर मैं बात करूं, एक ट्रेंड अगर मैं आपको बताऊं, तो 60 मार्क्स का पर क्वेश्चन हुआ करता था। तो वहां पर कभी 30 और 15 के पार्ट के अंदर डिवाइड करके आपको RCC की जो डिजाइन से, जो लेंथी डिजाइन से, वो भी पूछ ली जाती थी, और 100% एक डिजाइन का RCC क्वेश्चन आपको हर साल देखने को मिलता है SSC मेंस के अंदर। इस बार
कंप्लीट डिजाइन तो नहीं पूछ पाएंगे क्योंकि सीबीटी के फॉर्म में है, ऑब्जेक्टिव के फॉर्म में है, तो बहुत चांसेस हैं कि कोडल रिकमेंडेशन और कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चंस आपको यहां से, डिजाइन कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन आपको आरसीसी से जरूर देखने को मिल सकते हैं। एक बार टॉपिक्स को एकदम क्रिस्टल क्लियर पढ़ के जाना, क्या क्या बहुत इंपॉर्टेंट है, जो चीजें आपने सीबीटी 1 में मिस कर दी थी, जो चीजें गलतियां आपने सीबीटी 1 में करी थी, उसको सुधारने का मौका भी सीबीटी 2 के अंदर आप लोगों के पास है। ठीक है, अब यहां देखें, एक बार एक रफ वेटेज की बात कर रहा हूं, ऑल्दो इस बार कंप्लीट पैटर्न ही चेंज हो गया, लेकिन आपको एक आइडिया होना चाहिए कि कौन से टॉपिक्स हैं या कौन से सब्जेक्ट्स हैं जिसको एसएससी ज्यादा वेटेज देता है जनरली। तो यहां पर देखोगे 2016 से 2020 का एक डेटा मैं आपको लेके आया हूं। यहां पर देखो बीएमसी, तो बीएमसी का लगभग वेटेज 15 से 20 नंबर का रहा है। तो 2016 में 15, 2017 में 10, 2018 में 10, 19 में 25 और 2020 के अंदर लगभग 30 मार्क्स के आसपास। ठीक है, तो ये एक जनरल वेटेज इसका रहा है। इसका मतलब है अब ओवरऑल से अगर मैं 300 मार्क्स की बात करता हूं यहां पर, तो ओवरऑल कितना हो गया सर? ओवरऑल आपके पास 10% का वेटेज हो गया बीएमसी का। लगभग 10 से 12% या 10 से 15% का वेटेज ही इस बार भी आप एक्सपेक्ट कर सकते हो अगर मैं बीएमसी की बात कर रहा हूं तो। ठीक है, तो यहां पर अगर सीबीटी आपका 300 मार्क्स का है तो 300 मार्क्स में इस बार भी लगभग आप 10% के आसपास इसमें एक्सपेक्ट कर सकते हो कि आपको क्वेश्चन बीएमसी के देखने को मिलेंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन 3 नंबर का है। तो यहां अगर मैं बात करूं तो 8 से 9 क्वेश्चन या 10 क्वेश्चन के अराउंड आप देख सकते हो, अबाउट 10 क्वेश्चन ऑफ बीएमसी आपको मिल सकते हैं। तो स्टेटमेंट वाइज हो सकता है, डिटेल के अंदर हो, थोड़ा डिफिकल्टी लेवल यहां पर सीबीटी 1 के कंपैरिजन में ऊपर होने वाला है। सिमिलर देखो सर, एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग कभी कभी 2016 के अंदर तो था ही नहीं, 17 में 10 मार्क्स, 15, 20 और 15 नंबर के आसपास आपको देखने को मिलता है। सिमिलर परसेंटेज आप यहां से भी निकाल सकते हो। सर्वे एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक रहता था हमेशा से ही, रीजन बस ये था इसका कि क्योंकि इसमें न्यूमेरिकल क्वेश्चंस बनाना बहुत आसान है और न्यूमेरिकल क्वेश्चंस इसमें एक वैरायटी ऑफ न्यूमेरिकल क्वेश्चंस आपके पास अवेलेबल होते हैं। तो प्रीलिम्स के अंदर सर्वे का थ्योरेटिकल पोर्शन जनरली पूछा जाता था और मेंस के अंदर जनरली आपको डिटेल्ड क्वेश्चन न्यूमेरिकल सर्वे के पूछे जाते थे, चाहे ट्रैवर्सिंग के क्वेश्चन हो, चाहे आपके पास लोकल अट्रैक्शन के क्वेश्चन हो, इस तरह क्वेश्चन आपसे पूछ लिए जाते थे। लेकिन इस बार सीबीटी 1 के अंदर ही हमने देखा कि अच्छा खासा न्यूमेरिकल वेटेज सर्वे करा है, तो एक आइडिया आप लोगों को दे दिया है कि उस लेवल को तो थोड़ा सरपास करेगा ही करेगा, उससे 1.5 से 2 गुना लेवल आपको देखने को मिलेगा। तो यहां पर आप देख सकते हो कि आपको हैवी कैलकुलेशंस करनी पड़ जाए सर्वे के अंदर। ठीक है, तो लेकिन कैलकुलेटर अलाउड है, तो आई होप आप बढ़िया तरीके से कर सकते हो। सिमिलर देखो, सॉइल मैकेनिक्स, हमेशा से सॉइल मैकेनिक्स जो है वो सबसे हाईली वेटेज रहा है। रीजन बस ये है आपके पास, क्योंकि सॉइल मैकेनिक्स में वास्टनेस बहुत ज्यादा है। अब फाउंडेशन से जो क्वेश्चन हमेशा आपको देखने को मिलते हैं, तो फाउंडेशन जनरली सीबीटी 1 के अंदर अनटच रहता है, मतलब एक एक क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, और सॉइल का वेटेज सीबीटी 1 के अंदर बहुत ज्यादा जनरली देखने को नहीं मिलता था। इसलिए एसएससी सीबीटी 1 प्लस सीबीटी 2 में इसको पूरा कंपनसेट कर देता था, और यहां पर हमेशा ही सॉइल का वेटेज काफी ज्यादा आपको देखने को मिला है। तो सीबीटी 2 में भी मैं ये एक्सपेक्ट कर सकता हूं कि जो सॉइल का वेटेज है वो आपके पास काफी अच्छा खासा देखने को मिलने वाला है। सॉइल का वेटेज यहां पर भी काफी अच्छा खासा तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, तो स्टार मार्क कर रहा हूं मैं सर्वे को, सॉइल को। ठीक है, बीएमसी क्योंकि रिटर्न पेपर होगा, लगभग मुझे इस बार लगता है थोड़ा इसमें कम आने वाला है बीएमसी कंपैरेटिवली अगर देखा जाए तो। हाइड्रोलिक्स की अगर बात करी जाए तो हाइड्रोलिक्स का भी अच्छा खासा वेटेज है, 30-30, 15-30-30, लगभग 30 मार्क्स का वेटेज हाइड्रोलिक्स। हाइड्रोलिक्स का मतलब हो गया आपके पास ओसीएफ हो गया। ठीक है, हाइड्रोलिक्स के अंदर ओसीएफ आ गया, एफएम आ गया, एचएम आ गया, तीनों पार्ट आप यहां मिक्स कर सकते हो, उसका कंप्लीट हाइड्रोलिक्स है। तो बिल्कुल पंप टरबाइन से क्वेश्चन आपको प्रीवियस ईयर्स में देखने को मिले हैं, ओसीएफ से चैनल से काफी अच्छे खासे क्वेश्चन आपको देखने को मिलते थे। प्रीवियस ईयर्स के अंदर जब डिस्क्रिप्टिव पेपर होता था तब आपको डेरिवेशंस भी पूछ ली जाती थी, अब तो ऑब्वियसली डेरिवेशन नहीं पूछ पाएगा। तो आपको बेसिकली फॉर्मूला फोकस रहना है। अगर मैं मशीन्स की बात कर रहा हूं तो हाइड्रोलिक मशीन्स की, तो वहां पर फॉर्मूला बेस्ड रहना है, और इसके लिए आप इंजीनियरिंग सर्विसेज के पीवाईक्यूज को एक बार रेफर कर सकते हो। वहां बहुत अच्छे हाइड्रोलिक्स के पीवाईक्यूज आपको दे रखे हैं, और बहुत ही मतलब जबरदस्त पीवाईक्यूज हैं। रीजन ये है कि कैलकुलेशंस वहां पर काफी अच्छी खासी दे रखी हैं, और ईएससी प्रीलिम्स के अंदर अगर आप कैलकुलेटर अलाउड नहीं है और वो कैलकुलेशन आप कर भी नहीं पाते वहां पर, तो आप बहुत अप्रोक्सीमेशन के अंदर खेलते हो और टेक्निक्स अलग अलग यूज करते हो। उसके बारे में भी आने वाली वीडियोस के अंदर मैं बताऊंगा कैसे आपको अप्रोक्सीमेट करना है और कैसे अपनी कैलकुलेशंस को फास्ट करना है। ठीक है, तो सिमिलर देखो यहां पर इरिगेशन एंड हाइड्रोलॉजी, इसका वेटेज क्योंकि इस बार एक्सपेक्टेड है कि बढ़ेगा, तो लगभग कभी कभी एसएससी ने इससे काफी अच्छे खासे क्वेश्चन भी पूछ रखे हैं, जैसे 2018 के अंदर। ठीक है, तो इस बार भी इसका वेटेज जो है इरिगेशन हाइड्रोलॉजी का, इसको मैं स्टार मार्क के अंदर रखूंगा, क्योंकि इस बार भी इसका वेटेज काफी अच्छा खासा आपके पास रहने वाला है। सिमिलरली ट्रांसपोर्टेशन का भी एक इक्वल वेटेज है, मतलब सारे सब्जेक्ट को लगभग बराबर पार्ट्स में बांटा गया है, जिसका जितना वेटेज है उसके अकॉर्डिंग, जितना सिलेबस है उसकी वास्टनेस है उसके अकॉर्डिंग सब्जेक्ट को डिवाइड करते हैं। सिमिलरली एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग में स्टार्टिंग के अंदर काफी पूछा जाता था, फिर धीरे धीरे इसका वेटेज जो है वो कंपैरेटिवली थोड़ा कम हो गया। लगभग 20 नंबर के क्वेश्चन, 20 मार्क्स के अराउंड आपसे एनवायरमेंट जनरली पूछा जाता था एसएससी मेंस के अंदर, तो ऑन एन एवरेज लगभग 20 मार्क्स के आसपास आपको देखने को मिलता है।
सॉम प्लस स्ट्रक्चरल एनालिसिस के जैसे हमने बताया 40, 25, 20, 30 लगभग ऑन एन एवरेज 20 से 25 नंबर या लगभग 20 नंबर के आसपास सॉम प्लस स्ट्रक्चर आपसे पूछा जाता था इसके अंदर। कंक्रीट टेक्नोलॉजी की बात करें तो कंक्रीट टेक्नोलॉजी एक कांस्टेंट 15 नंबर के आसपास आपको देखने को मिला है, 15 से 20 नंबर के आसपास कांस्टेंट कंक्रीट टेक्नोलॉजी के, जैसे वर्केबिलिटी के बारे में पूछ लिया, ठीक है, उसकी प्रॉपर्टीज के बारे में पूछ लिया, बहुत सारी चीजें यहां पर कंक्रीट टेक्नोलॉजी के अंदर जनरली पूछ ली जाती थी। आरसीसी में जैसे डिजाइन का एक क्वेश्चन हमेशा से ही फिक्स रहा है उसके अंदर, तो लगभग 20 से 25 नंबर के आसपास। तो इस पैटर्न को देखते हुए 4-5 सब्जेक्ट्स हैं जो हम यहां पर पकड़ सकते हैं। सर 4-5 सब्जेक्ट हमारे पास कौन कौन से हो सकते हैं? एक आप देखोगे सबसे पहले और सबसे ज्यादा आपसे पूछा जाएगा सॉइल मैकेनिक्स। ऐसा मैं प्रिडिक्ट कर पा रहा हूं इस बार कि सॉइल मैकेनिक्स का वेटेज, क्योंकि हमेशा से ही एसएससी मेंस में ज्यादा रहा है, तो इस बार भी आपको काफी ज्यादा देखने को मिल सकता है, तो इसको आपको ध्यान रखना है। सिमिलरली सर सर्वे के न्यूमेरिकल्स आपसे काफी अच्छे खासे लेवल के पूछे जा सकते हैं यहां से, ठीक है, एक एक्सपेक्टेशन है कि यहां से पूछे जाएंगे आप लोगों से। सिमिलरली यहां पर अगर देखोगे तो सर हाइड्रोलिक्स का जो पोर्शन है, हाइड्रोलिक्स, और उसके बाद आपके पास इरिगेशन एंड हाइड्रोलॉजी, इस ऑर्डर के अंदर अगर आप देखोगे तो इंपॉर्टेंस मैंने बता दिया है। फिर आप यहां पर साथ साथ बीएमसी और कंक्रीट टेक्नोलॉजी को एक साथ यहां पर रख सकते हो। तो ये कुछ टॉपिक्स होंगे आपके पास जो हाईलाइटेड टॉपिक रहने वाले हैं। दीज आर सर्टेन हाईलाइटेड टॉपिक्स जिसके ऊपर अगर आप इन टाइम पर, अगर इसमें से किसी का भी सिलेबस आपका कम हो गया, मतलब किसी का सिलेबस आप लोगों ने कुछ टॉपिक्स मिस कर दिए हो, या फिर सीबीटी 1 में आपने प्रिपरेशन इसकी बहुत अच्छे से नहीं करी हो, या फिर कुछ आपका बैकलॉग्स रह गए हो, तो एटलीस्ट इन टॉपिक्स को आप 100% जो है सारे के सारे टॉपिक्स को कवर करते हुए इनके सिलेबस को तो एटलीस्ट आप 100% कवर कर लेना इस मोमेंट के ऊपर, क्योंकि यहां से क्वेश्चन अच्छे खासे आपको देखने को मिल सकते हैं। दोनों की बात कर रहा हूं मैं, न्यूमेरिकल्स की भी बात कर रहा हूं, क्योंकि ये सारे सब्जेक्ट ऐसे हैं, अगर मैं यहां से बीएमसी और इरिगेशन को थोड़ा सा एक्सक्लूड कर दूं तो बाकी सारे सब्जेक्ट हमारे पास ऐसे हैं जहां से अच्छे खासे न्यूमेरिकल भी पूछे जा सकते हैं और अच्छे खासे आपको थ्योरेटिकल भी पूछे जा सकते हैं। न्यूमेरिकल के अंदर जहां तक मेरा प्रेडिक्शन है इस बार का कि न्यूमेरिकल के अंदर आपके पास अगर कैलकुलेटर भी अलाउड है तो ऐसे क्वेश्चन जो कैलकुलेटर के बिना हो ही नहीं सकते, वो लगभग आपके पास 20%, अगर न्यूमेरिकल वेटेज जो भी रहा तो उसका लगभग 20-30% आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। ऐसे क्वेश्चंस आपके पास हो सकते हैं जो बिना कैलकुलेटर के भी हो ही नहीं सकते, ठीक है। उसके अलावा भी कुछ जनरल कैलकुलेशंस के जो क्वेश्चंस होंगे वो लगभग 20-30% इसको मान सकते हो, और यहां पर इसको 70-80% मान सकते हो, जो कि लगभग आपके पास जो नॉर्मल कैलकुलेशंस के रहने वाले हैं। तो बहुत ही ज्यादा हैवी कैलकुलेशन, ऐसी कैलकुलेशन जिसमें आपको करना ही नहीं आ रहा हो या फिर उसको इक्वेशंस के फॉर्म में प्लेस करना हो, ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछेंगे। रीजन बस यही है आपके पास कि टाइम बहुत कम है, ठीक है, 72 सेकंड ही टाइम देगा, और एसएससी भी चाहता है कि आप लोग क्वेश्चन को सॉल्व करो। ऐसे क्वेश्चन नहीं बनेंगे कि बिल्कुल कोई अटेम्प्ट ही नहीं कर पा रहा हो क्वेश्चन को, ठीक है। तो इन कुछ छोटी छोटी बातों का आप लोगों को ध्यान रखने और अपनी प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी को आगे कंटिन्यू करना, इन बातों को ध्यान रखते हुए। सर हम क्या प्रैक्टिस करें, किस तरह से प्रैक्टिस करें, सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है। एक प्रायोरिटी चार्ट मैंने आप लोगों के लिए बनाया यहां पर कि किस चीज को आपको पहले प्रायोरिटी देनी है। आपने एसएससी के पीवाईक्यूज तो लगाए रखे हैं, ठीक है, एसएससी के मेंस के क्वेश्चंस भी अभी देखेंगे, लेकिन सबसे पहले आपको इंजीनियरिंग सर्विसेज के पीवाईक्यू जितने भी हैं वो सारे सबसे पहले सॉल्व कर लेने हैं। इंजीनियरिंग सर्विसेज की पीवाईक्यू क्योंकि एग्जैक्टली उस लेवल को मैच कर रहे होंगे जो आपका एसएससी का इस बार सीबीटी 2 का लेवल आने वाला है। तो अगर आप इसकी प्रैक्टिस करोगे तो इसमें आपके न्यूमेरिकल्स भी अच्छे खासे प्रैक्टिस हो जाएंगे, आपका थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट भी अच्छा खासा प्रैक्टिस हो जाएगा, और कंप्लीट सिलेबस का कवरेज भी आपको यहां पर ईएससी के पीवाईक्यूज के अंदर देखने को मिल जाएगा। तो एक बहुत अच्छे लेवल की प्रिपरेशन आपकी हो जाएगी और बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट हो जाओगे आप एग्जाम में जाने से पहले। इसके अलावा अगर आप देखोगे तो यूपीपीएससी एई के पीवाईक्यूज, यूपीपीएससी एई के पीवाईक्यूज में इसलिए कह रहा हूं क्योंकि शायद 2018 के बाद यूपीपीएससी ने भी क्या किया था कि एएन के एग्जाम में डिस्क्रिप्टिव को कन्वर्ट करके सीबीटी बना दिया था। तो वहां पर जो इसके सीबीटी बेस्ड क्वेश्चन है, इस स्टेट एग्जाम के जो सीबीटी बेस्ड क्वेश्चन है जो डिस्क्रिप्टिव से कन्वर्ट करके सीबीटी बनाया, तो वो भी कंपैरेटिवली हमारे इस एग्जाम की रिक्वायरमेंट को मैच कर रहा होगा, ठीक है। तो इसके प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन है, 2 साल के क्वेश्चन जो इसके हैं 2018 और 19 आई थिंक 2 बार एग्जाम हो चुका है इसका सीबीटी के फॉर्म में, तो उसके पेपर को जरूर सॉल्व करके जाना। यहां से भी आपको बहुत अच्छा खासा आइडिया मिलेगा न्यूमेरिकल और थ्योरेटिकल वेटेज का। इसके अलावा सर अदर स्टेट के जेई नहीं, अदर स्टेट के एई के एग्जाम्स के जो क्वेश्चंस हैं, असिस्टेंट इंजीनियर पेपर के जो क्वेश्चंस हैं,
उन क्वेश्चंस को भी आप लोग प्रैक्टिस कर सकते हो, लेकिन इस ऑर्डर में प्रैक्टिस करना। पहले ईएससी पीवाईक्यू कंप्लीट प्रैक्टिस कर लेना है, उसके बाद यूपीपीएससी एई की जो 2 साल के पेपर है उसको कंप्लीटली प्रैक्टिस कर लेना है, उसके बाद अदर स्टेट एई के ऊपर जाना है। ठीक है, तो यहां पर आपको बहुत सारे स्टेट के अलग अलग स्टेट के एई के पेपर होंगे, अलग अलग वेटेज, वहां से आपका काफी अच्छा खासा सिलेबस कवरेज हो सकता है। सिमिलरली अगर आप ये सब कर लो तो इसके बाद गेट के 1 मार्क क्वेश्चंस को आप लोग बढ़िया तरीके से टारगेट कर सकते हो। तो गेट के 1 मार्क क्वेश्चंस को भी टारगेट कर, वहां से आपका थोड़ा सा जो थ्योरेटिकल अप्रोच भी है और न्यूमेरिकल अप्रोच भी, जो 1 मार्क के लाइक क्वेश्चंस होते हैं वो सारे आपके यहां से भी गेट के 1 मार्क भी एक अच्छा खासा स्टैंडर्ड क्वेश्चन आते हैं, तो ये भी आपके वहां से काफी अच्छे खासे कॉन्सेप्ट जो है क्लियर हो सकते हैं। इसके अलावा फाइनली जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, जब ये सब आप कर लो, साथ साथ आपको टेस्ट सीरीज लगानी है एज पर द न्यू पैटर्न। जो नया पैटर्न हमें यहां पर देखने को मिल रहा है सीबीटी 2 के, उस पैटर्न के अकॉर्डिंग टेस्ट सीरीज जरूर लगानी है आपको। मिनिमम से मिनिमम 15 टेस्ट से 20 टेस्ट के आसपास, 15 से 20 टेस्ट के आसपास जरूर आपको लगाने हैं इन 45 दिनों के अंदर, ताकि एक हैबिट बनेगी आप लोगों की। जितने भी स्टूडेंट ऐसे होंगे जो 2-3 साल से तैयारी कर रहे होंगे, तो मेंस में उनकी हैबिट है डिटेल्ड आंसर्स लिखने की, यहां पर सीबीटी पैटर्न चेंज हो गया है, तो अब आपको इस पैटर्न में ढलने के लिए लगभग 15 से 20 टेस्ट जरूर लगाने हैं एग्जाम में जाने से पहले। और टेस्ट लगाने के साथ साथ उसका एनालिसिस करना भी उतना ही इंपॉर्टेंट है कि आप कहां लैग कर रहे हो, कौन सा पार्ट है जहां पर आप लैग कर रहे हो। अगर स्ट्रक्चरल पार्ट में लैग कर रहे हो तो स्ट्रक्चर पे ज्यादा फोकस करो, थ्योरेटिकल पार्ट में लैग कर रहे हो तो थ्योरी पे ज्यादा फोकस करो, क्योंकि एक बहुत ही बैलेंस्ड पेपर आने वाला है आप लोगों के लिए। ऐसा नहीं होगा कि 85% न्यूमेरिकल आ गए, 15% थ्योरी रह गई, बिल्कुल नहीं होने वाला है। हो सकता है 60-40 का रेशियो किसी भी तरीके से हो सकता है, लेकिन आपको एकदम बैलेंस पेपर देखने को मिलेगा। जैसे आप अगर एक्सपेक्ट करो इंजीनियरिंग सर्विसेज के अंदर जैसे एक्सपेक्ट करते हो, जैसे आप प्रीलिम्स की बात कर रहा हूं, जैसे यूपीपीएससी एई के अंदर एक्सपेक्ट करते थे, वैसा के वैसा कुछ पेपर, एक बैलेंस पेपर आपको देखने को मिलेगा सीबीटी 2 के अंदर। ठीक है, तो ये सारी स्ट्रैटेजी है जो 45 डेज के अंदर आप देख सकते हो। और अगर बहुत सारे स्टूडेंट डीमोटिवेटेड भी फील करते हैं इस समय, तो व्हेन यू फील लाइक क्विटिंग, थिंक अबाउट व्हाई यू स्टार्टेड। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट होती है। जब भी आपको मन में ऐसा लगे कि सर अब हमें क्विट करने का मौका मिला, क्विट करने का मन कर रहा है, उस समय आपको ध्यान रखना है कि किस पर्पस से आपने अपनी तैयारी शुरू करी थी। क्या 1.5 साल तैयारी इसी वजह से करी थी कि एक दिन आके आप क्विट कर जाओ? क्या पिछले 6 महीने से दिन रात इसी वजह से जगे थे कि अब लास्ट में आके आपको क्विट करना है? क्या आपने अपने दोस्त की शादी, अपने परिवार वालों के मिलना इसलिए बंद कर दिया था कि लास्ट में आपको क्विट करना था? ठीक है, तो ये जितने सेक्रीफाइसेस आपने पिछले 1 साल के अंदर किए हैं इस पर्टिकुलर एग्जाम के लिए, इस मोमेंट पे आपको क्विट बिल्कुल नहीं करना है। आपको अपना बेस्ट देना है, लास्ट मोमेंट तक बेस्ट देना है, और जब तक सिलेक्शन नहीं मिल जाए तब तक आपको अपना बेस्ट देना है। और जिस दिन आपको अपना सिलेक्शन मिल जाएगा उस दिन ये सारे सेक्रीफाइसेस, ये सारे आपके पास जो स्ट्रगल्स हैं, ये सारी आपके पास लाइफ की जो परेशानियां हैं, ये सब वर्थ इट लगने लगेगी जब आप सरकारी इंजीनियर बन चुके होंगे, जब आप जेईएन बन चुके होंगे सेंट्रल लेवल के। ठीक है, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना क्या आपने इंजीनियरिंग सर्विसेज के पीवाईक्यूज लगाना स्टार्ट कर दिया है, और नहीं किया है तो आपको लगाना स्टार्ट कर देना है अभी से ही, आज से ही। मात्र 45 डेज आपके पास बचे हैं। मिलेंगे ऐसे ही और एक बढ़िया से वीडियो के साथ। टिल देन कीप लर्निंग, कीप रॉकिंग। थैंक यू सो मच।